नहीं, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। सेनेट का इंतखाब होने वाला है, अब वो होगा किस तरह ये अभी भी डिसाइड होना बाकी है। हुकूमत का ये ख्वाहिश भी है, इरादा भी लगता है और इरादा था भी कि वो सीक्रेट बैलेट सीक्रेट ना रहे बल्कि ओपन और आइडेंटिफाइबल हो जाए। जैसा कि सबको पता है, सुप्रीम कोर्ट में अभी भी समाअत चल रही है उस एडवाइजरी रेफरेंस की जो कि हुकूमत की तरफ से भेजा गया है कि सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करे या इसके ऊपर अपनी राय दे कि क्या इलेक्शन एक्ट 2007 के अंदर 2017 के अंदर तब्दीली करके तरमीम करके वाकई ये मामलात दुरुस्त हो सकते हैं या उसके लिए आइन में तरमीम ज़रूरी है। अब इलेक्शन कमीशन ने अपना जवाब दिया है। इलेक्शन कमीशन अब तक बकौल मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान के सुप्रीम कोर्ट को मुतमईन नहीं कर पाया है। साथ ही साथ अपोजिशन इज़ाफ़े नाम्स वो ये समझते हैं कि आइन में तरमीम करने का या कानून तब्दील करने का इख्तियार ना ही सुप्रीम कोर्ट को है और ना ही इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन ने आज अपना वाज़े मौक़िफ़ दिया है कि आर्टिकल 226 के होते हुए ये इंतखाब यानी सेनेट का इंतखाब सीक्रेट बैलेट के थ्रू ही हो सकता है अनलेस के आइनी तरमीम की जाए। जैसा कि माहौल है, आइनी तरमीम इतने शॉर्ट नोटिस पर वैसे भी नहीं हो सकती और उसके लिए 2/3 अक्सरियत रिक्वायर्ड है जो कि हुकूमत के पास मौजूद नहीं है। आज के प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे क्योंकि अपोजिशन के जिस तरह मैंने कहा ज़रा पे नाम, तो उन्होंने बाकायदा तौर पर एक क्लियर मैसेज दिया है। अब मैसेज हर जगह जाता है कि वो मैसेज किसके लिए है और जो कहा है वो भी हम आपको दिखाएंगे। और आज ही के प्रोग्राम में हम खुसूसी तौर पर गुफ्तगू करेंगे IG पंजाब जनाब इनाम गनी साहब से। कुछ मामलात हैं पुलिस के हवाले से, पुलिस रिफॉर्म्स के हवाले से, उन पर भी। लेकिन मैं ज़रा सबसे पहले आपको ये बता दूं कि आज शाहिद खान अब्बासी साहब हों, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हों, ये तमाम वो लोग हैं जो कि मैटर करते हैं इस पूरी रेस के अंदर। इनका इम्पैक्ट है और ये PDM का एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर भी ये सब इकट्ठे हैं। वो क्या कह रहे हैं आज जरा सुनिए। PDM इस बात पर मुत्तफिक है कि पाकिस्तान के आइन में तरमीम का हक सिर्फ पाकिस्तान की पार्लियामेंट को है, किसी और को नहीं है। न सुप्रीम कोर्ट को है, न इलेक्शन कमीशन को है, न हुकूमत को है। किसी चोर दरवाजे से आइन को अमेंड करने की कोशिश की हम मुकम्मल मुखालफत करते हैं। लफ्ज़ सख्त है, किसी चोर दरवाजे से। अब कोई चोर दरवाज़ा कैसे नज़र आ सकता है जबकि एक कानूनी मामला है, अदालत में रेफरेंस फाइल किए, अदालत उसे मुस्तरद कर सकती है, उस पर अपनी राय दे सकती है, हुकूमत का जो कंसिडर्ड पोजीशन है उसको रिजेक्ट कर सकती है। साथ ही साथ आपको याद एक बात रहनी चाहिए कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान अब से कुछ दिन पहले भी उन्होंने अपनी जो इंटेंट थी उसका जहां पर इजहार किया, वहां पर उन्होंने ये भी कहा कि भाई ये करा लें सीक्रेट बैलेट से। अगर सीक्रेट बैलेट हुआ तो क्या होगा ऑपोजिशन के साथ, जरा वो भी सुनिए। ये जो कहना कि हमारे मेंबर जा रहे हैं या नहीं जा रहे, ये याद रखें गवर्नमेंट के लिए ज्यादा आसान है। हमारे लिए अपनी जितनी हमारी सीटें हैं उनसे ज्यादा हम ले सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट के पास पावर होती है। इसलिए तो गवर्नमेंट में आके कोई बदलता नहीं है, बाहर कहता है, गवर्नमेंट में आके नहीं करते। हम गवर्नमेंट में बैठ के कह रहे हैं कि ये ओपन बैलेट होनी चाहिए, जबकि मैं आज आपको कह रहा हूं कि यही लोग रोएंगे जबकि देखें जी तहरीक इंसाफ की सीट से ज्यादा मिल गए हमें सेनेटर्स। ये लोग रोएंगे, अभी मैं आपको कह रहा हूं, क्योंकि हम ज्यादा सीटें ले सकते हैं। मेहमानों का तारुफ करा देते हैं। सदाकत अली भाई साहब MNA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आज लाहौर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। भाई साहब आपका बहुत शुक्रिया। और अज़मा बुखारी साहिबा सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की MP हैं, बहुत शुक्रिया आपका, स्काइप पे हमें ज्वाइन कर रही हैं। भाई साहब आप लाहौर में हैं, जरा वैसे ये वज़ीर आज़म ने जो बात की थी कुछ दिन पहले, तो हर कोई ये अपोजिशन भी कहती है कि वज़ीर आज़म को बड़ा दर्द है अपोजिशन का, वो वाकई ये चाह रहे हैं कि मतलब उनके लिए तो बड़ा आसान होता है ना, और वो भी ये कह रहे हैं कि भाई अगर सीक्रेट बैलेट होगा तो हम तो सीटें ले जाएंगे, ज़्यादा लोग हमें वोट देंगे, हुकूमत के लिए ज़्यादा आसान होता है। तो ये सब कुछ वो किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि अपोजिशन ये कहती है कि ये जो हो रहा है ये आइन में तरमीम करने की कोशिश की जा रही है, कानून तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, और खान अब्बासी साहब के कि ये चोर दरवाजे से। देखिए 3-4 सवाल हैं। एक तो बहुत शुक्रिया, आपसे बिलमुशाफा मुलाकात हो रही है जी। दूसरा आपने कहा कि जी कैसे हुकूमत जो है उसको वज़ीर आज़म क्यों कह रहे हैं। देखिए वज़ीर आज़म की एग्जिस्टेंस PTI की एग्जिस्टेंस है ही थी कि ये निज़ाम करप्ट है, ठीक है, लीडरशिप करप्ट है, पूरा निज़ाम सारा उसमें करप्शन है, लिहाजा हमने शफाफियत लेके आनी है, ठीक है। इसकी मिसाल ये देता हूँ कि जब मुस्लिम लीग नून 2015 में अमेंडमेंट लेके आई तो इमरान खान साहब का वाज़े बयान मौजूद है कि मुस्लिम लीग नून मुझे पसंद नहीं है, लेकिन अगर ये शफाफियत लेके आते हैं सेनेट के इलेक्शन में तो हमें पसंद है। एक तो उनका रोल है। ये 2006 से कहते हैं कि सेनेट में धांधली होती है, पैसे चलता है, लेकिन 2006 से लेके आज तक 15 साल हो गए,
पीपल्स पार्टी और नून लीग नहीं कर सकी, क्योंकि इनका अपने, हमारा ख्याल है कि इनका अपना नीयत ही नहीं थी। अब हुकूमत क्यों करना चाहती है? इसलिए कि अगर हम अपोजिशन में थे, हमारे लोगों ने गलत काम किया, हमने उनको एक्सपोज किया, उनको उठा के बाहर फेंका और सियासत की परवाह नहीं की, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारी सियासत की बुनियाद इखलाकी कदरों पे है, हाई मॉरल ग्राउंड पे है, जो हम लेके चल रहे हैं और आज भी चल रहे हैं। और हमें आप साबित नहीं कर सकते कि किसी ऐसी चीज़ को जिसमें इखलाकियात आती हो और हमने उसकी मुखालफत की हो। मैं सियासी इखलाकियात की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आज हम एडवांटेज पे हैं। उसकी मिसाल क्या है? इन्होंने अपना हाल देख लिया, इसमें सेनेट के चेयरमैन के अदम एतमाद में ये रो रहे थे कि बड़ी ज्यादती होगी, उसको फ़ोन आ गए, उसको डरा गया, उसकी ऑडियो आ गई, उसको वीडियो आ गई, फलाने को फ़ोन आ गया। इनका रोना धोना अभी ख़त्म नहीं हुआ था, तो हमने कहा आए, हम आपको वेलकम करते हैं। अब पर इनकी आपने एक बड़ी ये बात कमज़ोर भी, लॉजिक है। आपने ये भी नहीं कहा था कि ये जो हुई है ये 2 नंबरी हुई है सेनेट के अदम एतमाद जब हंजरानी साहब के खिलाफ नाकाम हुई, तो आपको अगर ये भी कहते उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म ने पता कहा था ये पूरी आपकी काबीना नहीं है, वज़ीर-ए-आज़म के बयानिए की जीत है। देखें, आज भी अगर कोई आदमी वोट देना चाहता है हमारे खिलाफ, तो वो खुल के आ जाए ना, क्या मसला? हम तो नहीं कहते कि ना दे बयानिए की, हाँ कोई मसला नहीं। पॉलिटिकल पार्टी कोई नून लीग का हमें देना चाहे, हमारा कोई नून लीग का देना चाहे, उस पर कोई एतराज नहीं है, कोई इतराज नहीं, नहीं एतराज नहीं है। वो हम पार्टी के अंदर बात कर लेंगे, लेकिन एज नहीं, आप तो छोड़ेंगे नहीं गरीब के बाल। एज अ प्रिंसिपल, एज एन असूल हमें कोई एतराज नहीं है। किसी का जमीर जाग गया है, वो जमीर जागे, जरूरत भी जागे ना, सामने खड़े होकर कहे मैंने नहीं पीटीआई को वोट देना, मैंने नून को वोट नहीं देना, ताकि वो अपनी पार्टी के अंदर। आप कहते हैं छुप छुपा के ना, मैं तो कह रहा हूँ ये जो कर रहे हैं इसकी तो ना इखलाकियात ना, ये खासकर वो वीडियो देखने के बाद हम सारे आंखें छुपा रहे हैं कि पता नहीं कौन कौन हम में चोर है। तो ये कहें कि अगर आपको आपका ख्याल है कि जी लोग हमारे खिलाफ हो गए, तो ठीक है, जो खिलाफ है सामने आके बात करें। हंजरानी साहब का तो एक मिसाल हो गई, मैं उनसे भी पूछता हूँ, लेकिन चौधरी सरवर साहब 2018 में बने, वो भी आपको पता है कैसे सेनेटर बने, वोट कितने थे आपके और मिले कितने? तो आप मेरी बात ही कर रहे हैं, दोनों बातों में मेरी बात को नहीं, मैं वही तो कह रहा हूं, तो आप लोगों ने उस वक्त ये क्यों नहीं कहा कि भी चौधरी सरवर साहब भी देखें 2 नंबरी हुई है, हम इनको ऐसे सेनेटर नहीं बना। 2 नंबरी ये आपकी अजम्पशन है, गलत अजम्पशन है। अच्छा, मैं कहता हूँ चौधरी सरवर के इलेक्शन में पंजाब में वोट इसलिए नहीं बिकता कि पंजाब में 47 पे जाके MNAs MPs मिलके एक वोट, तो 47 MPA खरीदना मुमकिन नहीं है, जबकि KP में या उधर आपके 30-34 वोट थे ना। मैं कहना ये चाहता हूँ कि इस पहली तो बात ये, वो कहां से आए वोट एक्स्ट्रा? 30-34 डलने से भाई साहब 46 का। पहले मैं KPK में तो आपको वीडियो मिल गई ना, ठीक है, पीपल्स पार्टी और नून के बयानात मिल गए। चौधरी सरवर साहब वाला जो मामला है, वो आपको इल्जाम ले आए, मेरे किसी बंदे को पैसे देते हुए दिखा दें या कोई एविडेंस तो लाए, फिर आप उसके खिलाफ एक्शन करेंगे। अच्छा, एक जुमला मैं खत्म करता हूँ। नहीं, खत्म नहीं, वोट उस वक्त भी मेरा दावा है कि चौधरी सरवर की शख्सियत पे वोट मिला, ठीक है, आज आपको मिल सकता है, लेकिन हम तो उसको भी गलत समझते हैं कि जो खुफिया हुआ, जो कि आप इल्जाम लगा रहे हैं, जो हमारे साथ हुआ वो भी कल आपके साथ फिर होने लगे। कल आप रोने जोगे नहीं रहेंगे ना, पीछे वोट मिल गया तो आप कहेंगे ठीक है, वो उनको वोट मिल गया, लोगों ने दे दिया, मिल जाए ना, वोट मिल जाए। यूसुफ रज़ा गिलानी की तो पहली तो बात है, उनका वैसे क्या है कैंडिडेट इखलाकी तौर पर सजा याफ्ता आदमी है, उन पर तरह तरह के उज़्मा साहबा की पार्टी ने इल्ज़ाम लगाए हुए हैं, हार चोरी के इल्ज़ाम इन्होंने लगाए हुए हैं, उन पे सजा याफ्ता होने के, उनके खिलाफ मुजाहरे करके, ये ऐसा कैंडिडेट वैसे कमाल नहीं है, कमाल है, ये भी कह सकते हैं, आयरनी ऑफ फेट से कह सकते हैं कि उधर गिलानी साहब हैं, वो कहते हैं तरह तरह के इल्जाम हैं, उन्हीं के कैबिनेट के बंदे को आपने इस्लामाबाद से खड़ा किया हुआ है। उन्हीं का कैबिनेट की मेंबर की बात नहीं होती, लोग पार्टियां बदलते भी रहते हैं। आज़मा साहिबा किसी वक्त पीपल्स पार्टी में थी, आज नून में, तो आज इनको मैं नून में देखूंगा। हफीज शेख साहब ने अगली केड़ी पार्टी ज्वाइन कर दी? मैं देखिए मैं क्या कहता हूँ, जो मैं क्या कह रहा हूँ, आज PDM की बड़ी पार्टी है नून लीग, उन्होंने धक्के मार के यूसुफ रज़ा गिलानी को बाहर कहा, मुझे और आपको कहा करप्ट है, आज वो ठीक हो गए। आज ये बात आपको सरप्राइज क्यों करती है? कल परवेज इलाही साहब डाकू थे, आज आपके यहाँ स्पीकर है पंजाब असेंबली के, की करते हो? ये आपको सरप्राइज क्यों करती है बातें? अगर पंजाब असेंबली के 343 मेंबर की बात है, आप लोग यहाँ तो PDM मरकज में एक ऐसे उम्मीदवार को ला रही है जिसके खिलाफ इन्होंने एजिटेट किया, उसके खिलाफ उनको फैसला कराने में इन्होंने फैसला करा के बाहर रिकॉर्ड के ऊपर इमरान खान साहब इससे ज्यादा चीजें रिकॉर्ड के ऊपर रखते थे। अब आप क्या परवेज इलाही कॉन्विक्ट हैं, सजा याफ्ता हैं? ये क्या आर्गुमेंट है? आर्गुमेंट है ना, आप मैं कहता हूँ। अच्छा मेरी बात, PDM जो है मेरी बात, वो क्वालिफिकेशन कितनी देर की थी? किसकी? गिलानी साहब की? चाहे 1 सेकंड की थी। नहीं, आपने क्या वो मुजरिम डिक्लेयर हुए कि नहीं? हुजूर कानून तो पढ़े ना। कानून की मैं बात ही नहीं कर रहा। वो 2008 में कानून में एलिजिबल है, कानून में वो अहल है। आपकी मेरी अखलाकियात इजाजत देती है कि
पॉलिटिकल पार्टी जो मुल्क में जमहूरियत की बात कर रही है, ऐसे आदमी को आगे लेके आ रही है जिसपे इन्होंने खुद खजाने से हार चोरी करने का इल्जाम लगाया। ठीक है, ऐसे आदमी जिसको खुद सजा याफ्ता किया, इजाजत दे दे, आप कहते हैं इखलाकी तौर पर उनका कमजोर है ना, कमजोर है, वो इलेक्शन लड़ लें। अच्छा। लेकिन वो इखलाकी तौर पे लीडरशिप के अहल नहीं है जिनको इन्होंने खुद कल बुरा भला कहा। ठीक है अज़मा बुखारी साहबा, आपने सुन ली सारी बात। सबसे पहले तो चले ये गिलानी साहब की बात से शुरू कर लेते हैं। वो कहते नहीं उन पे इल्जामात हैं, क्योंकि बड़े तगड़े कैंडिडेट हैं वो पूरी पीडीएम के, और हफीज शेख साहब के मुकाबले में है। तो कहते जी उनका तो जवाब ही नहीं बनता, और उनके तो बदनी कागजात भी मंजूर होते हैं नहीं, उनकी शोहरत खराब है, और आप सब उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। और वाकई मुस्लिम लीग नून ने उनके साथ क्या क्या नहीं किया था उनके दौर में। बहुत शुक्रिया मुनीब। पहले तो मुझे सदाकत अली अब्बासी साहब की बात सुन के मैं बहुत ही किसी और जो है 7वें आसमान पे पहुंच गई। मेरे भाई ने आज बार बार इखलाकियात की बात, पीटीआई उसके मुंह से इखलाकियात, बड़ी अजीब सी बात है। अभी गवर्नर सरवर का जो इलेक्शन आप मुझे याद करा रहे थे, इनका प्रॉब्लम पता क्या है, इनको वोट जो है वो दूसरों से ये जो है वोट चोरी कर ले वो जायज है, वो सदाकत और अमानत की आखिरी दर्जे पर पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर इनके खिलाफ कोई वोट दे दे वो बहुत बड़ा गुनाह हो जाता है, उसके ऊपर जो नहीं करना चाहिए। इनकी सियासी इखलाकियात मर गई थी उस वक्त जब इन्होंने गवर्नर सरवर को वोट दिलाए और इमरान खान ने जस्टिफाई किया कि हाँ ठीक है दूसरी पार्टियों के लोग वोट दे देते हैं, तो अब अगर इनकी पार्टी के लोग कहीं और वोट देना चाहते हैं तो इनकी जान पे क्यों बनी हुई है। आज इनको एमपीएस एमएनए से मिलना याद आ रहा है। आज इनको अभी आप यूसुफ रजा गिलानी जो है हमारे साथ पीडीएम, हम एक इत्तेहाद में है, कोई इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है जिसके अंदर हम इस हुकूमत के खिलाफ एक तहरीक चला रहे हैं और उसमें हमारा बैठना गलत है। लेकिन जिनको आपने कातिल कहा, जिनके खिलाफ आप अदालतों में गए, जिनके खिलाफ आपने क्या क्या नहीं किया, उनके सिर के ऊपर आप हुकूमत रख के बैठे हैं। और वही जो डाकू था सबसे बड़ा, जिसके बारे में आप क्या क्या बयान करते थे, और अब भी कुछ दिन पहले तक भी जब ये अभी दोबारा जब हमने कहा कि सेनेट के इलेक्शन को जो है वो हम नहीं होने देंगे, करेंगे, ये जाके उनके दर के ऊपर हाजिरी दे के आए परवेज इलाही साहब के, और शुजात साहब से कहा मुझे परवेज इलाही समझे। यानी सियासी इखलाकियात उस पर एक जनाजा निकल जाता है जब परवेज इलाही को आप क्या क्या नाम देते रहे और उनकी कितनी कितनी तौहीन करते रहे। आज से जो है चूंकि वक्त आ गया तो अब शुजात साहब से कहा मुझे आप परवेज इलाही मान लें। और भाई ये बातें जो है ना, ये अगर ये इतने दूध के धुले होते ना, और अगर इनकी इतनी ही बात होती, आपने एक स्टेटमेंट और भी है इमरान खान साहब का, उन्होंने कहा अपोजिशन पछताएगी। क्यों पछताएगी? आप वाकई ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं तो हुकूमत ना पछताना चाहिए, अपोजिशन को पछताना चाहिए। कोर्ट में जाना अलिफ बे नहीं पता, वो हमें सरप्राइज। तो ये इससे आप अंदाजा लगाइए कि ये कितने क्लियर है अपनी कौम के साथ और ये कितनी ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं। अगर ये वाकई ट्रांसपेरेंसी चाहते होते ना तो चेयरमैन सेनेट की जो अदम तमकीन के अंदर जो गंद किया था उस वक्त सियासी खिलाफियत का मुजाहरा करते। मेरे साथ ही हमारे रिश्ते में शायद साहब ने कितने ताने मारे थे हमें, आपके लोग चले गए, फलाना हो गया, और इनकी इतला के लिए गवर्नर सरवर के खिलाफ मैं इलेक्शन कमीशन गई थी और मुझे इलेक्शन कमीशन ने एक दफा बुलाने के बाद उसके बाद बस रावी ने चेयर नहीं किया। ये है इस मुल्क की खासियत। और अब इनका प्रॉब्लम ये है, जब इनसे महंगाई के बारे में, जब बेरोजगारी के बारे में, उसके बारे में बात करो तो कहते हैं हम एक पेज पे हैं, तब ये छुपते हैं फौज के पीछे। अच्छा चले मैं अगर आपको पूछ पाऊं, ये बड़े कॉन्फिडेंट हैं अब्बासी साहब, अभी वैसे प्रोग्राम से पहले ही बात हो रहे थे, बड़े कंफर्टेबल हैं, कॉन्फिडेंट हैं, और ये इन्होंने बात भी ठीक की कि भाई हुकूमत को एक एडवांटेज होता है, वो हर एक को होता है, वो आप अगर हुकूमत में होंगे आपको भी होगा। बट नाउ शेख रशीद साहब कहते हैं कि जी इमरान खान का सितारा चमकने वाला है, 4 मार्च को उनका सितारा अरूज पर होगा और सेनेट का इंतखाब वो जीत चुके होंगे, मेजॉरिटी पीटीआई की होगी और शिकस्त फाश होगी आप लोगों के नसीब में। ऐसी सूरत हाल में पीडीएम का क्या मुस्तकबिल है? फारग हो जाएंगे आप? क्योंकि जो जिस चीज़ के ऊपर आप हिंज कर रहे हैं कि हम सेनेट में इकट्ठे लड़ रहे हैं पीडीएम के प्लेटफॉर्म से, तो हम इनकी इस्लामाबाद में भी गिलानी साहब इनके खिलाफ जीत जाएंगे, हफीज शेख साहब के खिलाफ, वो बहुत बड़ा अपसेट होगा। ये अगर इलेक्शन जीत गए सेनेट का तो ये तो और ज़्यादा ओवरवेलमिंग, इनके पास ना सिर्फ मेजॉरिटी होगी बल्कि कमांड होगी आपको, तो ये ज़्यादा इनकी माइट हो जाएगी पोलिटिकल माइट इन बोथ द हाउसेस। नहीं, या तो मुझे ये बताइए, पहले इन्होंने कौमी असेंबली में अक्सरियत देके कौन से तीर मार लिए भाई, तो ये सेनेट में अक्सरियत देके तीर मार लेंगे? नलायक तो ये कल कौमी असेंबली के उसमें भी थे, सेनेट में भी नलायक ही रहेंगे, वहां पे थे, यहाँ पे भी रहेंगे। अब मुझे ये बताइए, क्या यूसुफ रजा गिलानी और हफीज शेख का कोई कंपैरिजन बनता है? वो प्राइम मिनिस्टर रहा है इस मुल्क का, जिसने इस मुल्क को सर्व किया, उसने अपने पार्टी के लिए स्टैंड लेते हुए
उसको सजा मिली। और अभी मैं आपकी चैनल के ऊपर देख रही हूँ, ये अब्बासी साहब हंस रहे हैं जब आप कह रही हैं उन्होंने सर्व किया, तो ये हंस रहे हैं यहाँ पर बैठ के। उन्होंने सर्व किया, आपने धक्के मार के बाहर निकाला उनको। बाकी तुम्हारा इंसान का बिगड़ जाता है तो वो हंसता भी रहता है, रोता भी रहता है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरी गुजारिश ये है कि वो अभी इफ्तिखार चौधरी साहब का मैं स्टेटमेंट आप ही की चैनल पे देख रही थी, उसमें उन्होंने कहा कि उनको सजा 5 साल की नाअहलियत की मिली थी और नाअहलियत की सजा पूरी होने के बाद वो उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं, कानूनी और आईनी तौर के ऊपर। ये आपको भी पता है। अब ये अजीब बात है कि पिछला इलेक्शन जो लड़ लिया उस वक्त जो है वो नाअहली का ख्याल नहीं आया। आज उनको सेनेट का अगर इससे खौफ ना हमसे हो तो फिर ये उनको नाअहल कराने के लिए, उनके पेपर रिजेक्ट कराने के लिए इतनी तगोदो ना करे। फैसल वाडा के पेपर के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, फैसल वाडा को कोई पूछने वाला नहीं है, वो 2 साल से जवाब जमा नहीं करा रहा। लेकिन यूसुफ रजा गिलानी जो है वो हफीज शेख जो IMF का नुमाइंदा जिसने तबाही बर्बादी कर दिया हमारी, जो हमें निचोड़ के खा गया है, उसको जो है वो हम सेनेटर बना के पाकिस्तान की बड़ी खिदमत करेंगे। और वो देखिए ना, सही चेहरा है हफीज शेख साहब, सानिया निशरत साहिबा, ये बड़े अच्छे चेहरे हैं पीटीआई के पास। और वो खतून अव्वल की सहेली, बोटॉक्स वाला डॉक्टर, ट्रांसप्लांट वाले डॉक्टर, ये तो कैटेगरी मतलब आप इलेक्शन कमीशन पर या वाडा साहब वाले मामले में आप कह रही हैं इलेक्शन कमीशन जानिबदार है। वो तो जवाब मांग रहा है, वाडा साहब बादशाह आदमी है, नहीं देते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जवाब नहीं देते। अब वो इदारों ने आके डंडे थोड़ी मारने होते हैं, जवाब ही मांगना होता है, उनकी मर्जी है, ना दें। ये क्या बात हुई? हमारे लिए डे टू डे हेयरिंग हो सकती है, हमारे लिए जो है बहुत बना के भी हो सकता है। उस मौसूफ की हर चीज ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। और अब तो असद उमर ने भी कह दिया कि उसकी नाअहलियत का खदशा है और बादशाह सलामत जो है वो अपने दरबारी को हर सूरत हाल में वहां से। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अकल है कि काम करती है। अगर वो एक जगह से नाअहल होगा कौमी असेंबली की सीट से, तो सेनेटर बन के वो अहल कैसे हो जाए? ये कौन सा कानून कहाँ लिखा है कि वहां वो नाअहल होगा, यहाँ वो अहल हो जाएगा? कमाल ये है, इन्होंने इस मुल्क को कानून क्या बना लिया, ये अजीब ही कुछ चीज बना ली है कि जो दिल जाएगा दिल जाएगा वैसे कानून को इस्तेमाल। ये होती है बादशाहत, ये होती है फिरौनियत। इमरान खान और उसकी पार्टी करके दिखा रही है और आइन की कसम। अच्छा, एक ब्रेक शामिल करते हैं। मैं वापस आता हूं, जरा इस डिबेट को हम रखते हैं। एक ब्रेक शामिल करते हैं, हमारे साथ रहेगा। बुखारी साहब हमारे साथ है। इस सेगमेंट के बाद हम आई साहब का इंटरव्यू भी आपको दिखाएंगे, लेकिन मैं ज़रा अब आई साहब आपसे, अब ये गिलानी साहब के आप उनकी कागजात भी चैलेंज करवा दिया आपने। बेसिकली उनका कंटेंशन ये है कि आपको बड़ा खौफ है कि अगर गिलानी साहब ये जीत गए इंतखाब, क्योंकि वो PDM के, देखिए मुश्तरका उम्मीदवार है ना इस्लामाबाद से, वो जीत गए तो इट्स इक्विवेलेंट टू अ नो कॉन्फिडेंस फॉर गवर्नमेंट। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर वो जीत जाएं तो वाकई नो कॉन्फिडेंस वाली बात बन जाती है, इसमें कोई हम दो राय नहीं है। नो कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस हालांकि ओपन होती है, ये सीक्रेट हो सकती है, इसमें वो पैसा चला सकते हैं, उसमें नहीं चला सकते। लेकिन ये तो तब ये इफ्स एंड बट्स, ये मफरूज़े पे आप सारी गेम चला रहे हैं। अगर PDM होती तो आज इलेक्शन ही, सेनेट का इलेक्शन ना हो रहा था। इन्होंने तो आपको पता है सिंध असेंबली तोड़ देनी थी। अगर हम PDM को PDM माने तो मरियम साहबा के बयान को सीरियस लें तो 31 दिसंबर को हम फारिग थे, हम घर बैठे हुए थे, आप गए नहीं फिर। मैं वही कह रहा हूँ ना, अब इनकी आप बातों को सीरियस ना लें। इन्होंने अपना बेड़ा खुद ही का गर्क कर दिया। ये इमेच्योर बच्चे जो सियासत में आए, इन्होंने कहा जी हम मीनार पाकिस्तान भरेंगे और ये पब्लिक होगी, और इनको वो इमरान खान की शायद वो कैंपेन याद आ गई, पता नहीं था उधर इमरान खान था, क्रेडिबल पाकिस्तान का हीरो। ये समझते थे कि ये भी उसी तरह पब्लिक ऐसे ही निकल आती है। ये एक तरफ लोग हैं, बुरी उनकी रेपुटेशन है, केसेस दर्ज हैं। क्रेडिबल हीरो, कौम का हीरो, जिसने हमेशा पिछले 40 साल से वो कौम का हीरो है। उसके पीछे लोग उसको देखने भी निकलते हैं, उसको सुनने भी निकलते हैं। ये सारे एक दूसरे को चोर चक्का कहने वाले, एक दूसरे के खिलाफ केसेस, एक दूसरे को सजाएं दिलाने वाले, उसके बाद पूरी दुनिया में बदनाम, इंटरनेशनल, इनको कोई साफ़ी पड़े हुए, कोई अखबारों में। इनका ख्याल था कि जब ये निकलेंगे ना तो पाकिस्तानी अवाम पता नहीं को पागल हो गई है, इनके पीछे निकलेगी, तो दे आर बैडली एक्सपोज्ड। अच्छा। अब ये चले 4 दिन आप भी का टीवी चलना है, आप कहेंगे जी ओ जी PDM ने बड़ा जबरदस्त कैंडिडेट लॉन्च कर दिया। हमारा टीवी का चल रहा है, जो खबरें हैं वो नहीं, जैसा आप जितनी टेंशन आपको पड़ी हुई है, जितनी टेंशन आपको पड़ी हुई है, अब ना करे ना भाई साहब, जितनी टेंशन आपको पड़ी हुई है। आप इलेक्शन के माहौल को समझते हैं कि कैंडिडेट जब आता है उस दिन से लेके मुखालिफ कैंडिडेट पूरी कोशिश करता है कि उसको हर जगह रोका जाए, आईनी कानूनी उस पर कागजात चैलेंज किए जाएं, उसके लिए वोट चैलेंज किए। ये तो कोई हक है ना हमारा। लेकिन ये आप और मैं अगर जिंदगी रही तो हम बैठ के देखेंगे ना, फिर रोना ही है कि जी ये हो गया, वो हो गया, अफवाह से फोन आ गया, उसकी ऑडियो आ गई, उसकी। तो भाई अल्लाह के वास्ते, अगर आप इन्हीं के
इन्हीं के पिछले 4 महीने की कारकर्दगी देखें तो बहुत बड़ा जीरो है। पीपल्स पार्टी और नून ने अपना जो भी थोड़ी बहुत, हमें भी थोड़ा सा डर था कि शायद लोग निकल ही ना, यार महंगाई है, कुछ गवर्नमेंट के बारे में लोगों को कोई, लेकिन इन्होंने की बड़ी मेहरबानी है, इन्होंने हमें बड़ा कॉन्फिडेंट कर दिया है। अब हम समझते हैं कि पाकिस्तान में पीटीआई है, ये जो चूचू का मुरब्बा है, 12-13 पार्टियां, इधर से पकड़ उधर से पकड़, कोई राइट विंग, कोई लेफ्ट विंग, कोई कातिल, कोई उस तरह करने वाले, एक दूसरे को बुरा भला कहने वाले, काफर कहने वाले, सारे इकट्ठे हो गए तो 0/0। इखलाकी पोजीशन की बात करते वाडा साहब की इखलाकी पोजीशन मजबूत है। देखिए ना, वाडा साहब पे क्या मसला क्या है? कुछ भी नहीं है भाई, हमारी पार्टी का वो कैंडिडेट है, हमारी मर्जी है। बलैदा ये डिस्क्वालिफिकेशन वाला मामला तो मेरी आपको ये सारी बातें करते हुए मरियम साहिबा सजा याफ्ता, नवाज शरीफ सजा याफ्ता, जरदारी साहब मेरी तरफ से वो सारे बैंड मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मैं तो सवाल कर रहा हूं ना। फैसल वाडा साहब अगर जवाब दे देते हैं, वो अपना जवाब देखें, अगर अपना जवाब दे रहे हैं, अपना लीगल जवाब नहीं दे रहे ना, यही तो मसला है। हर बंदे का, आप वकील हैं, उसका अपना आईनी और कानूनी तरीका है। अदालत ने जब तक फैसल वाडा को कोई मुजरिम डिक्लेयर नहीं किया, उस वक्त तक वो हमारे लिए इनोसेंट है। नवाज शरीफ हमारे लिए मुजरिम है, मरियम साहबा हमारे लिए मुजरिम है, क्योंकि उनको अदालतों ने सजा दी है। आप अपने जजमेंट देते रहें मेरे मुताबिक, पाकिस्तान के मुताबिक, निजाम के मुताबिक। उन्हें कहीं जवाब दे, यार जवाब इदारे को देने दे। ये जो उसका मुखालिफ वकील है, वो उनसे जवाब मांगे, वो जवाब दे। हमने एक इदारे का रिकॉर्ड देखना है, क्या फैसल वाडा सजा याफ्ता है? नहीं है, और वो कोई मुजरिम नहीं है, जबकि यूसुफ रजा गिलानी मुजरिम प्रेस सेक्रेटरी खेल ले मेरे साथ। हाँ, है ना मुजरिम। आप सारा दिन प्रेस सेक्रेटरी खेल ले मेरे साथ। अज़मा बुखारी साहबा, वाडा साहब का मॉरल पोजीशन बड़ी मजबूत है, उनके खिलाफ कुछ नहीं है, कोई फैसला नहीं है, जो कि फैक्ट है कि उनके खिलाफ कोई फैसला नहीं है। उन्होंने जवाब देना या नहीं देना ये उनके वकील का काम है या उनका काम है, उनके खिलाफ तो अभी तक कुछ नहीं है। तो फिर मॉरल पोजीशन यहाँ वो कहते हैं जी, गिलानी साहब का मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप सब उन पर बड़ा रिलाय कर रहे हैं। वो कहते हैं जी गिलानी साहब तो कॉन्विक्ट है, उनको तौहीन अदालत की सजा हुई, बेशक टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट हुई थी, बेशक वो अब एलिजिबल भी है, लेकिन उनकी रेपुटेशन खराब है। यही तो प्रॉब्लम है। ये जरा इनकी सिद्धांतों पर अमानत देखें ना, कि वो जो चोर जवाब ना दे, वो जो है वो सादक और अमीन है इनकी नजरों में। वो जो चोर है मुलाजमों के नाम पे प्रॉपर्टीज रखे, जो अपनी जाती इंफॉर्मेशन छुपाए, जिसकी ऑफशोर कंपनियां हो, जो एक कब्जा ग्रुप हो। मैं कहूंगा सारे इल्जाम बोलते हैं, बस फिर क्या रह जाएगी? मुझे पहले ही डिस्टॉर्शन हो रही है इनका। अगर आपको अकेले बोलने का बहुत शौक है ना सदाकत अब्बासी साहब, तो अपनी बारी पे आप बोल लेते हैं, मैं आपको बोलने की इजाजत देती हूँ। आपको मैं कई दफा समझाया कि बंद हो जाए, ना किया करें, इस तरह की हरकतें बुरी लगती हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इनकी डिक्शनरी का यही तो प्रॉब्लम है कि ये जो आपको याद है ना, तलाशी दो, चोरी तो फलाना करो। अभी जो सबसे बड़ा चोर डकैत जवाब नहीं दे रहा, उसके लिए बड़ी आसानी से आके सारे कह देते हैं, वो देखना भी सजा तो नहीं हुई। ओ भाई, इससे बड़ी कोई जो बदतमीजी और बदतमीजी की अदालत आपको बुला रही है, आप जवाब नहीं देते, और वो सादिक और अमीन है। जाहिर है जिस तरह का लीडर सादिक और अमीन, वैसा ये भी कह रहे थे बच्चे सियासत में आ गए हैं तो ये हो गया वाकई। बच्चे सियासत में आ गए हैं, उसने उस बुजुर्ग को आगे लगा दिया है। वो बुजुर्ग जिसने, जो खुद कहता है कि उसको किसी बात की समझ ही नहीं आती, उस बुजुर्ग को ना मुआशरत की समझ आती है, ना मुल्क की समझ आती है। लोग उसको फर्स्ट जो है वो फिगर्स भी दे देते हैं, और वो खुद कहते हैं अंडर ट्रेनिंग है। अभी अंडर ट्रेनिंग बुजुर्गों की टीम जो है, ये हमारे पे जो नाजिल हुई, उसको पाकिस्तान भुगत रहा है। तो ये तो मैं आपको बता दूं कि पूरी कौम का चाल लथ गया है। ये तो चाह आया हुआ था ना कौम को, वो बड़ी सोने तरीके से लथ गया है। जितना मैंने आपको उस दिन एक दफा पहले भी कहा था, सदाकत अब्बासी साहब जरा हिम्मत करें, अपना जीपीओ चौक में प्रोग्राम रखे पब्लिक में, मैं भी आप भी आए और आके बैठ के वहां लोगों को फेस करें, आपको लग पता जाएगा दाल और आटे का भाव क्या होता है। इन्होंने मजाक समझ लिया, भेड़ बकरियां समझ लिया। भाई साहब दिलेर आदमी है, आ जाएंगे। मैं आपको कल भी, फिर आप बात पूरी कर लें। मैं मुनीर साहब, मैंने कल भी अपने हलके के तकरीबन 600-700 लोगों में ओपन बैठा हूँ, मैं आपको तस्वीरें भेजूंगा। ये इनका अपना कोई मफरूज़ा है कि पता नहीं जीपीओ चौक को हमारे लिए, जहाँ से हमें लोगों ने इतना प्यार से वोट दिया, जहाँ हमने उनके लिए अस्पताल बना दिए, यूनिवर्सिटियाँ बना दी जो 40 साल कोई नहीं बना सका, वहाँ के लोग हमसे प्यार करते हैं। ये तो चैलेंज है ना, ऐसी बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ आपने जितनी फैसल वाडा के बारे में बातें की, ये सारी झूठ है।
क्योंकि कोई उसका आप किसी इदारे से बात करें ना, मैं आप पे इल्जाम लूंगा, आप मुझ पे इल्जाम लगाएं। मैंने अगर नवाज शरीफ पे इल्जाम लगाया तो उनको सुप्रीम कोर्ट ने सजा याफ्ता करार दिया, नैब कोर्ट ने दिया, हाई कोर्ट ने दिया, आज वो मफरूर हैं। उनके मुकाबले में आप फैसल वाडा की बात करते हैं जी, ये भी इल्जाम है वो भी इल्जाम है, किसी कोई साहब आप कहते हैं साबित कुछ नहीं हुआ, साबित करें, इल्जामात तो किस पे नहीं है। अच्छा अज़मा बुखारी साहब, ये हमने कंक्लूड करना है, मैं जरा आपकी तरफ सवाल आपको कर रहा हूँ। अज़मा बुखारी साहब, ये आबादी साहब कहते हैं फैसल वाडा साहब के खिलाफ कुछ नहीं है, मियां नवाज शरीफ असल में मफरूर हैं, वो गए हैं बाहर, वो जवाब नहीं देते और वो अदालतें उनको बुला रही हैं। फैसल वाडा साहब ने तो अभी जवाब देना है, दे देंगे। देखें ना, इससे बड़ी शर्मिंदगी हो सकती है, लेकिन ये शर्मिंदगी प्रूफ है, इनको फर्क नहीं पड़ता। यानी जिस शख्स ने अपनी 7 पुश्तों का जवाब जमा कराया, जिसको ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी की एसेट की डेफिनेशन पे सजा मिली, नाहल किया गया और तनख्वाह नीली बेटे से उसके ऊपर जो है वो फारिग कर दिए गए, अपने तमाम तर बाव अजदाद का पूरा कच्चा छट्टा देने के बावजूद उसको सजा मिली, वो बड़ा गलत है। और जो मौसूफ जो है वो जवाब नहीं दे रहा, वो अदालतों को, इलेक्शन कमीशन को खातिर में नहीं लाता, वो किसी को जवाब दे ही नहीं है, उसके लिए ये देखें इनके इंसाफ के कानून यही है, इनकी सही सदाकत और अमानत जो है ना वो ये है जो इनके रवैयों से नजर आती है कि अपने लिए हर चीज। आज इनके इमरान खान साहब का जो भांजा है उसके खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में रिट हुई है कब्जे की। एक तरफ बेनोई का जो है वो बेनोई ने कब्जा किया हुआ था किसी की जमीन के ऊपर, उसको कब्जा दिलाने के लिए आईजी पंजाब बदल के वहां पे कब्जा दिलाया, दोबारा उसको कोर्ट ने वापस जो है उस शख्स को दे दिया जिसकी वो जमीन थी। आज भांजा साहब जो है वो कब्जा करने गए हुए थे। ये देखें तो सही ये कर क्या रहे हैं। इनकी तमाम जो फेक एनओसी है वो भी जायज, इनकी ज़कात चोरी भी जायज, इनकी इलेक्शन चोरी भी जायज। मुझे समझ नहीं आ रहा, इलेक्शन जो सेनेट का है उसमें सिर्फ सेनेटर्स जो हैं उनको बहुत शफाफ तरीके से आना चाहिए। ये खुद शफाफ तरीके से आए हैं जो 2018 के इलेक्शन में किया है इस मुल्क के साथ, जो हमारे वोटों के साथ गबन हुआ है, किसी ने उस पर सुओ मोटो नहीं लिया, किसी ने नहीं पूछा जुनूबी पंजाब महाज कैसे बना था, किसी ने नहीं पूछा कि आजाद उम्मीदवारों को जहाज में भर भर के पंजाब की हुकूमत कैसे बनवाई थी, किसी ने नहीं पूछा कि आरटीएस बंद क्यों हुआ था। आज तक किसी ने आरटीएस के ऊपर लिया नोटिस, किसी ने पूछा? ये भी तो मुल्क का मैंडेट था ना, ये भी तो बहुत बड़ी बात थी ना, लेकिन इसके ऊपर कोई देखने के लिए तैयार नहीं। और ये जो लाडला है कभी फौज के पीछे छुपता है, कभी अदलिया का कंधा ढूंढ रहा होता है कि मुझे बचा लो और मुझे कर लो। ऐसे नहीं होगा। जो जिसका इदारे का काम है उसको वो अपना काम करना है। और अगर ये इतने ट्रांसपेरेंसी के दाई होते ना तो इमरान खान साहब अपोजिशन को धमकियां ना देते। वो बुजदार साहब जिसको बेचारे को पता नहीं है मैं उसको क्या कहूं, वो हमें सरप्राइज देने का प्रोग्राम बना रहे हैं। अंदाजा लगाएं, इसका मतलब है इनके खुद के अंदर गिल्ट है, ये कुछ गंद करना चाहते हैं जिसकी तैयारी की हुई है। और वो जो है वो ऊपर से दिखाने के लिए दुनिया को, इनको वोट पड़ जाए तो वो हलाल, वो सादक और अमीन, और जो है वो किसी और को पड़ जाए तो वो बड़े। मेरा सिर्फ एक पॉइंट है कि जितने इन्होंने इल्जाम लगाए सारे इल्जाम है, किसी का कोई सबूत ना इनके पास है और ना किसी जमहूरी आईनी इदारे ने इनकी बात को एंडोर्स किया। हमने जो बातें की हैं, हमने अगर मरियम साहब को ये सही समझते हैं, हम गलत समझते हैं, कोर्ट ने गलत कहा। नवाज शरीफ साहब को आज इश्तिहारी मफरूर सब कुछ कहा जा रहा है, इदारे कह रहे हैं ना ये पॉलिटिकल, इनके इल्जामात सारे पॉलिटिकल इल्जामात हैं और हमारे सारे आईनी कानूनी इखलाकी तौर पर इल्जामात हैं जो साबित हो। उनका नाम भी सदाकत है, वो सच्चे आदमी है। वो ये याद रखना, सदाकत और अमानत खोली जाएगी आपके इमरान खान की। जी अब हमें क़यामत से डराएं, अब हमें बदुआएं दें, क्योंकि आपके पास कोई जगह कोई फोरम आपके हक में नहीं है। अब हमें बदुआएं दें, अब हमें क़यामत से डराएं, जन्नत दोज़ख से डराएं, वो तो आपके पास है। ठीक है, चले ठीक है, मैं नहीं हम नहीं डराते। ठीक है। अब भाई साहब बुखारी साहब का बहुत शुक्रिया। ब्रेक शामिल करते रहिए, ब्रेक के बाद आईजी पंजाब इनाम गनी साहब हमारे साथ होंगे, हमारे साथ रहिए। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी प्रोग्राम में। आज मेरे मेहमान हैं इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब जनाब इनाम गनी साहब। इनाम गनी साहब से हम बहुत कुछ पूछेंगे, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि आपके जहन में होंगी, जो कि मेरे जहन में एज़ कॉमन पाकिस्तानी। इनाम गनी साहब बहुत शुक्रिया आपका, वेरी काइंड, आपने वक्त दिया। प्योरली मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा आईजी साहिबान को, पर्टिकुलरली आईजी पंजाब जो रहे हैं, उनको इंटरव्यू कर चुका हूँ। एक चीज़ जो बड़ी टू स्टार्ट विद आई वुड से, वो है एक अनसर्टनटी है इस ओहदे के साथ या इस सीट के साथ जुड़ी हुई, जिसे आप लफ्ज़ों में श्योरिटी ऑफ टेन्योर भी कहते हैं, एश्योरेंस ऑफ टेन्योर भी कहते हैं। वो अनफॉर्चुनेटली नहीं रहा है इस कुर्सी के साथ। और बदकिस्मती से एक रुझान ये है कि जैसे ही कोई आईजी पंजाब बनता है तो वो कहना शुरू कर देते हैं लोग कि जी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सो हाउ डू यू फील कि आपने जब से चार्ज संभाला है कि अभी भी वो अनसर्टेनिटी यू फील दैट कि यार मैं आई एम ट्राइंग टू डू समथिंग गुड, कोई पता नहीं नेक्स्ट मोमेंट क्या हो जाए?
नहीं, मेरे ख्याल में तो फ़िलहाल अभी तक तो मुझे नहीं इस तरह का कुछ महसूस हुआ। आई एम वेरी कंफर्टेबल विद द फेडरल गवर्नमेंट, आई एम वेरी कंफर्टेबल विद द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। आई हैव द ट्रस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, आई हैव द ट्रस्ट ऑफ द चीफ मिनिस्टर, जो कि मुझे फील भी होता है बिकॉज हमारी फ्रीक्वेंट मीटिंग्स भी होती हैं। और मैं इस पे कन्विंस्ड हूँ कि जो थोड़ा बहुत टाइम जितना भी मिले उसमें अपनी एफ़र्ट्स करनी चाहिए और उसमें अपनी कोशिश करनी चाहिए, बजाय ये इंतज़ार करने के कि मेरे पास कितना लंबा टाइम है। सो इंस्टेड ऑफ परपिचुएशन के लिए मैं लंबा करूं अपने टाइम को, वो जो जितना टाइम है उसमें जितना इंसान कर सकता है उसको करे। और वो जो फीलिंग्स मुझे या एक आती हैं फ्रॉम द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर और फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर, तो उस तरह से नहीं है। आई एम वेरी कंफर्टेबल। आपने कहा आपको कॉन्फिडेंस भी है प्राइम मिनिस्टर का भी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का भी, बट आपके जो प्रेडिसेसर्स थे, आपसे पहले भी अफसरान, वो भी जब उनको इस मनसब पे लगाया गया तो वो भी सारे ज़ाहिर बात है एक एश्योरेंस और एक कॉन्फिडेंस से लगाए गए। बट समहाउ ड्यूरिंग द टाइम कुछ ऐसा हो जाता है विच आई थिंक यो कोई फोरसी नहीं कर पाता। आपका मुशाहिदा क्या है कि मेरा सवाल भी ये था ना कि व्हाट इज़ रॉन्ग विद दिस कुर्सी, इस असाइनमेंट के साथ प्रॉब्लम क्या है? नहीं, उसमें मेरे ख्याल में तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद द ऑफिसर्स। बहुत अच्छे ऑफिसर्स थे, बहुत अच्छा उन्होंने काम भी किया, अप्रिशिएट भी किया, पब्लिक ने भी अप्रिशिएट किया, गवर्नमेंट ने भी अप्रिशिएट किया। अनफोर्सीन तो ज़ाहिर बात है, आप उसको वो नहीं कर सकते हैं कि क्या हो जाता है, कैसे होगा, कहाँ पे क्या हिकअप्स आएंगे। लेकिन अगर दोनों तरफ थोड़ी बहुत मामला फहमी हो, थोड़ी बहुत स्पेस वाला वो हो, तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि मुझे पता हो कि मेरी जगह कहाँ तक है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का कहाँ तक है और फेडरल गवर्नमेंट का कहाँ तक है, और उसमें अगर आप आपस में कंफर्टेबल हों एक दूसरे के साथ। आई शुड नो कि मेरा काम क्या है, ठीक है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का क्या काम है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस उसका क्या रोल है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन क्या है, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन क्या है, पॉलिसी बनाना किसने है, उसको इम्प्लीमेंट किसने करना है, किसने उसमें इनपुट देनी है, किस हद तक इनपुट देनी है। सो ये अगर सारी चीज़ें शुरू से आपस में बैठ के डिस्कस की जाएं तो फिर इशू नहीं होता। एंड मुझे मेरे ख्याल में ये बड़ा क्लियर इदराक है कि जी हम एज ए पार्ट ऑफ द ब्यूरोक्रेसी या एज ए पुलिस ऑर्गेनाइजेशन हम कहाँ पे फॉल करते हैं vis-a-vis the chief executive of the province or the chief executive of the country. So अगर आपका वो इदराक सही है तो मेरे ख्याल में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक, आप इसको पर्सपेक्टिव में ला रहे हैं। एक चीज़ जो कि बड़ी आई वुड से कि पुलिस के साथ या ओवरऑल ब्यूरोक्रेसी के साथ अटैच्ड है और इनएक्सट्रिकेबल रही है, वो रही है कि सियासी मदाखलत, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। आपको जितना भी अरसा हुआ है एज IG पंजाब, और आपका एक करियर है, 30-32 साल आपने नौकरी की है, तभी यहाँ तक माशाल्लाह आप आए हैं। इस दौर में जब से आप IG पंजाब बने, कितनी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आपको एक्सरसाइज में मिली है कि यार यहाँ ये इस जगह में भी मदाखलत है, इसमें भी मदाखलत है? मुझे IG बनने से पहले आई वाज एडिशनल IG साउथ पंजाब, और उससे पहले एडिशनल IG ऑपरेशंस पंजाब। सो आई वाज डीलिंग विद ऑल दीज थिंग्स। थाना, जितने हमारे थाने हैं, सब डिविजन्स, डिस्ट्रिक्ट्स, वहाँ जो कुछ क्राइम वर्क हो रहा है उसमें ज़ाहिरी बात है मेरा एक इनपुट था और उसके साथ मेरा एक ताल्लुक़ था। बहुत कम है ऑपरेशनली, वी आर वेरी वेरी इंडिपेंडेंट। और कहीं पर भी मैं जब अपने DPOs RPOs के साथ बैठता हूँ, आई सिट विद माय ऑफिसर्स, उनके साथ डिस्कशन भी होती है, उनसे फीडबैक भी लेता हूँ। सो ऑपरेशनली वी आर वेरी वेरी इंडिपेंडेंट। हमारे कहीं पर भी इंटरफेरेंस नहीं है। मसलन हमने पिछले दिनों यहाँ लाहौर में ये जो शुरू किया कब्ज़ा माफिया और बदमाशों के ख़िलाफ़, आई वॉज एटलीस्ट एक्सपेक्टिंग कि किसी के लिए तो फ़ोन आएगा ना, किसी के लिए तो कोई कहेगा कि यार गवर्नमेंट साइड ज़ाहिर बात है कि यार ज़रा रुक जाओ, इसको ना हाथ लगाओ, ये बंदा जो है हमारा थोड़ा सा ख़ास है। किसी एक के लिए आज तक किसी ने नहीं कहा, ठीक है, हर जगह अप्रिशिएट किया गया। किसी ने ये भी नहीं कहा कि ये ऑपोजिशन है तो खड़का के रखें। किसी ने ये भी नहीं कहा कि ऑपोजिशन वाले को खड़काना है, किसी ने ये भी नहीं कहा कि गवर्नमेंट वाले को रोकना है या हमारे सपोर्ट वाले को रोकना है। कब्जे वाली जो आपका ऑपरेशन चल रहा है क्रॉस पंजाब, उसमें नो इंटरफेरेंस, बिल्कुल कोई इंटरफेरेंस नहीं है, किसी डायरेक्शन में नहीं। अच्छा, फिर दूसरा ऑपरेशनल के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव, कहीं से भी
मुझे ये नहीं कहा जाता कि जी इस अफसर को लगाओ और इस अफसर को मत लगाओ। वेरी हार्ड टू बिलीव। और आपको हैरानगी की एक बात बताऊं कि ये पिछले दिनों हमने पोस्टिंग्स की तो एन ऑफिसर जिसको डीपीओ लगाया था, ही केम टू माय ऑफिस एंड ही सेड कि सर वो आपने मेरी पोस्टिंग की, इट केम एज ए शॉक। तो मैंने कहा व्हाई शॉक? तो कहता है कि जी वो पोस्टिंग ऑर्डर्स आते थे कभी किसी के हम उसको व्हाट्सएप पे पढ़ रहे होते थे और कहते मैंने ये खोला कि ये पता नहीं किसके पोस्टिंग ऑर्डर्स है, तो मैंने देखा वो मेरे थे। और कहता आई हैड एब्सोल्युटली नो आइडिया कि जी मुझे कहीं पे आप भेज रहे हैं, मुझे डीपीओ लगा रहे हैं। नो इंटरव्यूज, ना चीफ मिनिस्टर के, ना कहीं और, ना कहीं से कोई इंस्ट्रक्शंस। सो आप अपने तमाम डीपीओस को आप खुद अपॉइंट कर रहे हैं, आरपीओस को आप खुद लगा रहे हैं? मैं अपने तमाम डीपीओस को खुद लगा रहा हूँ, मैं अपने आरपीओस को खुद लगा रहा हूँ, मैं अपने एडिशनल आईजीस को खुद लगा रहा हूँ। और उसमें हाँ डेफिनेटली बिकॉज पुलिस ऑर्डर 2002 में लिखा हुआ है कि जो डीपीओस सीपीओस ये आईजी लगाएगा इन कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट विच इज द चीफ मिनिस्टर। और दूसरी तरफ ये है कि ये जो बाकी हैं एडिशनल आईजीज और आरपीओस, ये चीफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट विच इज द चीफ मिनिस्टर वो लगाएंगे इन कंसल्टेशन विद द आईजी। दोनों केसों में मैं ही प्रपोजल बनाता हूँ, एक ही बंदे का प्रपोजल बनाता हूँ। आई गो टू द सीएम, जिस दिन मैं कहता हूँ कि जी मैंने सुबह आना है, ही सेज कम ओवर, मैं उनको बताता हूँ ये बंदे मैं लगा रहा हूँ, वो कहते हैं ठीक है। अच्छा ये भी नहीं होता आई साहब कि जैसे आपके डीएसपीज हैं कि यार ये किसी बंदे का कोई एमपी है आपके पास आगे, लोग आते हैं, इट्स अ कल्चर, एमएनएज आते हैं कि ये फलाना बंदा है मेरा अजीज है, इसको फलानी जगह लगाएं, ऐसे आते हैं लोग? अच्छा एमपीएस बिल्कुल आते हैं, एमपीएस कहते भी हैं, वो रिक्वेस्ट भी करते हैं। अच्छा उसमें आपको एक और बड़े मज़े की बात बताऊं जो कि नॉर्मली हमारे उसमें नहीं होता, जो 90% मिनिस्टर्स एमपीएस मेरे पास आते हैं कि जी मेरे सब डिवीज़न में किसी भी एएसपी को लगा दें। अच्छा ये हाँ परसेप्शन है कि बड़ा ऑनेस्ट होगा, परसेप्शन है कि जी वो ऑनेस्ट होगा, वो किसी की तरफ नहीं जाएगा। अच्छा और हमें बड़ी खुशी भी होती है जब वो ये कहते हैं। अच्छा अफसर कोई भी रिकमेंड करता है, वी हैव एब्सोल्युटली नो इशू कि जी अगर हम उसको लगा दें। अगर एएसपी कोई है और उसको हम लगा देते हैं, हम लगा देते हैं। प्रोमोटी ऑफिसर्स, वी हैव गुड ऑफिसर्स, हमारे पास डीपीओज भी हैं, हम उनको भी लगा रहे हैं। लेकिन ये वाला प्रेशर कि जी आपने इसको डेफिनेटली लगाना है, वो कोई भी नहीं होता। अगर कोई चिट दे भी दे, अगर आपने लगा दिया तो आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने नहीं लगाया तो आज तक अब मुझे 5 महीने हो गए, किसी ने पलट के भी नहीं कहा कि जी मैंने आपको फलाने का कहा था और क्यों नहीं लगा। मतलब वो नाराजगी वाला वो कल्चर नहीं है, या चीफ मिनिस्टर साहब को शिकायत की जी मेरी बात नहीं सुनी है, वो नहीं किया, बिल्कुल कहीं पर भी नहीं। अच्छा एक और बात आई साहब, सिंस आपने अभी हमने कब्जे की भी बात कर ली, एक और बड़ा अहम इशू, जब आप आईजी पंजाब के मनसब पर आपको लगाया गया, एक बड़ा ही बदकिस्मत वाक़या हुआ, मेरे ख्याल में वो शायद पुलिस हिस्ट्री में भी रहेगा, पाकिस्तान की तारीख में भी, वो ये सानिया मोटरवे हुआ। अच्छा एज एन ऑर्गेनाइजेशन पुलिस ने उसके 2-3 आई वुड से फेसेट्स हैं। एज अ प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर, एज आईजी पंजाब, आपका टेक अवे क्या था, क्या सीखा है आपने एज योर सेल्फ, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने क्या सीखा है उस एक इंसिडेंट से? उसमें 2-3 हमें प्रॉब्लम्स हमें हुए। एक तो इन्वेस्टिगेशन साइड पे ज़ाहिरी बात है, उस पे आप सीखते हैं कि क्या हुआ, ठीक। अच्छा जो क्राइम मैनेजमेंट वाला हिसाब है उसमें भी आप सीखते हैं, क्राइम सीन मैनेजमेंट में भी आप सीखते हैं, मीडिया मैनेजमेंट में भी आप सीखते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा उसमें हमने सीखा वो ये था कि विक्टिम को कैसे आपने अप्रोच करना है, उसके पास कैसे जाना है, खासकर इस तरह के जराइम में जहां पे किसी खातून के साथ, किसी बच्चे के साथ, किसी बच्ची के साथ, उसकी फैमिली के साथ आपने कैसे अप्रोच करना है। मैं उस केस में आई वेंट पर्सनली इन ए प्राइवेट कार टू द विक्टिम, सैट विद हर फॉर मोर देन 3 आवर्स, और इट वाज द वर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ, मतलब इतनी नौकरी में। और उसने जितनी मुझे सुनानी थी वो मुझे सुनाई, और मैंने बड़े सुकून से सुनी भी, बिकॉज उनका हक था कि वो सुनाए, ना सिर्फ एज ए मैन, एज ए मेल, ठीक है, जितना वो सुनाना चाहती थी। मेरा उस वक्त बिल्कुल उनको जवाब देने का बिल्कुल कहीं पर भी मेरा हक नहीं बनता था। एज ए पुलिस ऑफिसर जितना कुछ उन्होंने सुनाया मैंने सुना, बिकॉज उनका हक था और जो उनके साथ हुआ था एज ए गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव अगेन। लेकिन जिस तरीके से उसमें हमने विक्टिम को मैनेज किया,
ठीक है, उसकी आइडेंटिटी को मैनेज किया, जिस तरीके से प्रोसिक्यूटर जनरल और उसका ऑफिस हमारे साथ उसमें चला, जिस तरीके से प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने हमें सपोर्ट किया, जिस तरीके से चीफ मिनिस्टर ने हमें सपोर्ट किया, वो एक बहुत बड़ा सबक था, बहुत बड़ा सबक था। एक तो ये हमने, और ये तमाम के लिए था, एंड दैट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू इनकलकेट, नीचे भी बताने की कल्चर। अब जब से जारी बात है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री है इमरान खान साहब, बीइंग प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा जी कि केपी का बड़ा कामयाब मॉडल था और हमने जी उसको रेप्लिकेट करना है, पुलिस रिफॉर्म कर देनी है, गवर्नमेंट का तीसरा साल है, दैट्स द पॉलिटिकल साइड, आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू आंसर दैट, बट आप एज आईजी पंजाब, ये रिफॉर्म की वजह, पुलिस रिफॉर्म हो रहा है जी, पुलिस रिफॉर्म हो रहा है जी, कल्चर तब्दील हो रहा है, वो लोग एट द एंड ऑफ द पूछते हैं कि जी क्या तब्दील हुआ है या क्या करने जा रहे हैं आप? सो जरा इख्तिसार से अगर आप बता सकें तो। 1989 में CSS की, या 90 में पुलिस एकेडमी गए और रिफॉर्म्स का सुनना शुरू कर दिया कि जी अंग्रेज़ों के ज़माने में, और फिर 47 के बाद। बात ये है कि मैं दो तरह के रिफॉर्म्स हैं, इसका मैं बड़ा फर्म वो हूँ। एक है जो गवर्नमेंट के डोमेन में है और जिसमें लॉ बनाना है, जिसमें फंड्स देने हैं और वो सारा कुछ है, और एक है जो पुलिस के अपने कमांड के उसमें है। हमारे पास एक बेतहाशा रूम अवेलेबल है कि हम खुद को खुद रिफॉर्म करें। गवर्नमेंट ने जो करना है वो कर भी रही है, मुख्तलिफ कमिटीज़ काम भी कर रही है। परसों भी मीटिंग है सुप्रीम कोर्ट में जो PRC की है, वी विल बी गोइंग अगेन टू द PRC, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसमें बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं। सो वो एक प्रोसेस चल रहा है। लेकिन should we be waiting for somebody else to come and reform us? या मैं, मेरे 17 एडिशनल IGs, मेरे 84 DIGs और इस तरह सैकड़ों SSPs और SPs, क्या जो हमारे पास रूम अवेलेबल है उसमें आर वी डूइंग इनफ? सो मेरा जो ज़्यादा फोकस है वो इस पोर्शन पे है कि जो हमारे हाथ में है, जो हम कर सकते हैं वो हम कर लें, और गिवन बाकी हाँ विद इन द गिवन रिसोर्सेज, विद इन द लॉज, जो हमारे लॉज हैं उसी के अंदर रहते हुए जो हमारे रिसोर्सेज हैं। एंड ट्रस्ट मी, हमारे पास बहुत रूम अवेलेबल है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं अगर हम करना चाहें, विदाउट एनी एडिशनल फंड्स, विदाउट एनी चेंजेस इन द लॉ। अच्छा, एक और बात, एक बदकिस्मत एपिसोड लाहौर ने भी देखी। अब वो एक कल्चर आया जी, पुलिसिंग ऑफ द पुलिस, एक अफसर यहाँ आ गए, वो CCP लग गए, उन्होंने पुलिस वालों को पकड़ के अंदर देना शुरू कर दिया। ये हाइंडसाइट से ना वाक़यात हो जाते हैं, बाद में आपको अंदाज़ा होता है, आप कहते हैं यार ये बड़ी गंदी प्रैक्टिस थी जो भी थी। डू यू रियलाइज़ कि वो बड़ा गलत था, या वो पूरा एपिसोड जो था उसने बड़ा पुलिस के मोराल को बड़ा डाउन किया है? हर पुलिस ऑफिसर का अपना एक स्टाइल होता है। आप भी कवर भी करते हैं, यूर फ्रॉम पुलिस फैमिली, सो आपको पता भी है। आपने दोनों मिजाज के अफसर भी देखे हैं, आपने वो भी देखे हैं जो मुकाबले करते हैं, आपने वो देखे हैं जो मुकाबले नहीं करते हैं, आपने वो देखे हैं जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, आपने वो देखे हैं जो पुलिस के अपने ऑफिसर्स की वेलफेयर की बात करते हैं। कुछ लोग सज़ा पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, कुछ जज़ा पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, कोई कैरेट एंड स्टिक पे करते हैं। ठीक है, सो टू मी कैरेट कम्स फर्स्ट, जज़ा पहले है, सज़ा बाद में है। उस वक्त उस ऑफिसर का जहन था, उसने उसके मुताबिक काम किया। अब ये फोर्स पे है, हम पे है कि हम देखें कि वेदर इट वर्कड और इट डिडंट वर्क। आपका मुशाहिदा क्या है? मेरा मुशाहिदा तो ये है कि जज़ा पहले, मेरिट पहले, अपने लोगों का वेलफेयर पहले। जो कंफर्टेबल है अपनी ज़िंदगी में, अपनी नौकरी में, उसकी टाइम मैनेजमेंट ठीक है, उसकी पोस्टिंग उसको मेरिट पे मिल रही है, उसको प्रमोशन उसके मेरिट पे मिल रही है, उसका आगे कैरियर प्लानिंग आप कर रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं कि इसका क्या होगा, अगर कार्डर नहीं है आप उसके लिए कार्डर बना रहे हैं, आप वो सारा कुछ अगर वो कर रहे हैं उसके लिए, उसके बाद अगर वो ठीक काम नहीं करता तो आप उसके खिलाफ एक्शन भी लेते हैं, तो आप मेरे ख्याल में सही होंगे। लेकिन अगर आप ये नहीं कर रहे हैं, आप अगले को सुने बगैर अगर फैसले दे रहे हैं, आप अगर विम्स पे कर रहे हैं, और तो फिर बहुत मुश्किल होता है। अपने ऑफिसर्स को अगर कोई बैड माउथ कर रहा है, जो कि जब आप रिस्पेक्ट देते हैं अपने ऑफिसर्स को, तो आपके जूनियर्स भी नेचुरली वो रेप्लिकेट करेंगे। देखिए बात ये कि मैं अगर अपने सबॉर्डिनेट को गाली दूंगा ना, तो वो अपने सबॉर्डिनेट को गाली देगा, और अल्टीमेटली ये गाली जो है वो पब्लिक में जाएगी। आखिरी में जो सिपाही है वो पब्लिक को गाली दे के अपना गुस्सा निकालेगा, क्योंकि ऊपर तो निकालने से रहा। सो दैट इज नॉट द सोल्यूशन, वो कभी भी सोल्यूशन नहीं रहा है।
लेकिन उसमें यही है कि जी हमारे कुछ लोगों का, कुछ ऑफिसर्स का ख्याल है कि शायद हम ज़्यादा सख्ती कर लें तो उससे चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी। बट आप उससे एग्री नहीं करते? आई डोंट एग्री विद दैट। अच्छा, टुवर्ड्स द वेरी एंड एज आईजी पंजाब, जो आपका एक कांस्टेबल, आपका जवान किसी नाके पे खड़ा होकर बेचारा पत्नी कितनी कार्बन सारा दिन खा रहा है, आपके वो अफसरान जो फील्ड में हैं, फ्रॉम लाइक यू नो रियल लो से लेकर SSPs लाइक DPOs RPOs, व्हाट्स योर मैसेज टू योर ऑफिसर्स? मेरा मैसेज एक ही है और शुरू से एक ही है। मेरा एक ही मैसेज है, वो ये है कि हम इतनी सख्ती काट रहे हैं, हम नाकों पे खड़े हैं, ठीक है, हम 24 घंटे ड्यूटियाँ कर रहे हैं, हमारी फैमिली नेगलेक्ट हो रही है, ठीक, हमारे पास अपने लिए कोई टाइम नहीं है। हमें से मेजॉरिटी जो है ना वो अल्सर का और उसका शिकार है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास डॉक्टर के पास जाने के लिए टाइम नहीं है, हम ज़ख्मी हो रहे हैं, हम शहीद हो रहे हैं, ठीक। लोग हमसे खुश नहीं हैं, क्यों खुश नहीं है ये देखने की ज़रूरत है। क्या वजह है जो जनरल पब्लिक जिसके लिए हम इतनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं वो क्यों हमसे मुतमईन नहीं है? हम अपने गिरबान में झांक के देखें, उसके चंद ही वजूहात हैं। वन ऑफ देम इज़ आवर एटीट्यूड। ठीक, हमारा उनके साथ एटीट्यूड ठीक नहीं है, हम जनरल पब्लिक के साथ हमारा एटीट्यूड ठीक नहीं है। अगर हम सिर्फ अपना एटीट्यूड ठीक कर लें, हम उनके साथ बात सही तरीके से करें, थाने में आया है, हमारे दफ्तर आया है, नाके पे हमने रोका है, मोटरवे पुलिस में और उसमें क्या फ़र्क है? वो आपको रोकते हैं, सलाम करते हैं, उसके बाद तमीज़ से बात करते हैं। सो अगर ये हम करना शुरू कर दें, एटीट्यूड को ठीक कर दें, थानों में हम पर्चे देना शुरू कर दें। मेरी तमाम पर्चे डजंट मीन कि जेड़ा आए उदे ते दे। मेरी तमाम से दरख्वास्त ये है कि जहाँ पर भी नामालूम के खिलाफ पर्चा है, जहाँ चोरी डकैती मोटरसाइकिल छिन गया, चोरी हो गया, दे पर्चे। हमने नहीं किया, हमारा काम है मुलजिम को ढूंढना, दे पर्चे। 56% ऑफ द कंप्लेंट्स आर अगेंस्ट नॉन रजिस्ट्रेशन, ठीक है। पर्चे दें, एटीट्यूड ठीक रखें, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करें, अच्छा बिहेवियर करें। दुनिया में कहीं पर भी क्राइमलेस सोसाइटीज़ नहीं है, ठीक, कहीं पर भी नहीं है। पुलिस का काम रोकना, मना करना है। पुलिस उस तरीके से कोई आइडियल कंडीशंस में जा भी नहीं सकती है। हम स्वीडन और नॉर्वे के हालात हमारे पास नहीं है, तो स्वीडन और नॉर्वे की पुलिस भी नहीं होगी, लेकिन हम अच्छा इखलाक, अच्छा बर्ताव कर सकते हैं। हम हर एक के साथ उसके उस पर मिल सकते हैं। इसी से हमारी जो परसेप्शन है इंशाल्लाह इम्प्रूव होगी, और काम हमारा बहुत अच्छा है, सिर्फ परसेप्शन का। चलें जी, आई विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत शुक्रिया आपका मनी साहब, आपने वक्त दिया। आज का प्रोग्राम आपने देखा जी, फीडबैक जरूर दीजिएगा, देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।